हेयर फॉल होता क्यों है? बाल झड़ने के देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, देयर आर मोर देन 100 रीजंस। सर, जिस पानी से शावर ले रहे हैं उससे भी हेयर फॉल हो सकता है कि नहीं? हाँ जी, लॉट ऑफ कैंसरस पेशेंट्स ड्यू टू वाटर ओनली। अगर वाटर कैंसर कर सकता तो हेयर फॉल क्यों नहीं करता? बोल्ड लुक लेके आज भी घूम रहे हैं, इस स्ट्रेस में रह रहे हैं कि यार मेरे हेयर्स नहीं है। बॉलीवुड की तो मूवीज बन गई इस चीज के ऊपर कि जो इसी केस के ऊपर बनी है कि हेयर्स नहीं है जी, तो बंदा इतना परेशान है। फर्स्ट थिंग इज योर चॉइस, हाउ यू वांट टू बी प्रेजेंट योरसेल्फ। आप कैसा सोसाइटी में दिखना चाहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया वी डोंट एक्सेप्ट पीपल दोज हु आर बॉल्ड, सो इट इज अ ज्योग्राफिकल वेरिएशन हाउ द पीपल टेक यू। और अगर यही बढ़ता गया तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट की स्टेज में आ जाऊंगा कि मैं मेडिसिन से क्योर कर सकता हूँ। क्या ये मैं सेल्फ एनालाइज कर सकता हूँ कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट ही करना पड़ेगा? देखिए, सेल्फ एनालाइजेशन इज अ गुड थिंग बट इट्स नॉट ए परफेक्ट थिंग। मेरे लिए कितना पेनफुल वो डेज जाने वाले हैं और कितने दिन पेनफुल जाने वाले हैं? तो वी गिव एनएसए इन दैट टाइप, जो स्किन की हीलिंग होती है 4-5 डेज में हो जाती है। हाँ, माइन्यूट पेन के लिए हम माइल्ड पेन किलर्स देते हैं, पेन नहीं होती। एक पर्सन जिसका रिक्वायरमेंट है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन मैं किसी गलत पर्सन के हाथ ना आ जाऊं। हमें 30-35 साल तो पढ़ने में लग जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको एक्सपर्टाइज देखना चाहिए। अगर कोई नया पेशेंट है, अगर वो रेफरल भी है तो एक बार जस्ट उसकी डिग्री चेक कर ले। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके बालों की, हेयर्स ग्रोथ के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट्स के बारे में। सो अगर आपके दिल में कभी भी सवाल आया है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए कि नहीं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, किसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल है, कौन ये चीज़ करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, और क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, आज हमारे साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हाजिर हैं डॉक्टर सचिन गोयल, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन है, जो पिछले 14 साल से ASG हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना सेंटर रन कर रहे हैं। सो आइए जानते हैं कि किन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज बनी है, किन को करवानी है, किन को नहीं। सो पूरा टॉपिक समझेंगे, पूरा हेयर ट्रांसप्लांट सिस्टम समझेंगे सर से। आइए पहले वेलकम करते हैं। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम डॉक्टर सचिन गोयल, आई एम द हेयर ट्रांसप्लांट एंड द कॉस्मेटिक सर्जन। मैं पिछले 14 साल से अप्रॉक्सीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट की सेवाएं दे रहा हूँ, जलंधर में और कई दूसरे शहरों में। वी आर वन ऑफ द लीडिंग हेयर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी हेयर एंड वी हैव डन मोर देन 9,000 to 10,000 hair transplants in last 14 years, including minor as well as major procedures. सर, हेयर ट्रांसप्लांट आज की डेट में ना बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है इंडस्ट्री का। हाँ जी, हाँ जी। हर किसी के, जब भी कोई भी दो दोस्त बैठे हों या दो सहेलियां बैठे हों, जब भी बात होती है कि मेरे हेयर्स फॉल हो रहे हैं, हाँ, मुझे लग रहा है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। मतलब सब अपने आप में इमेजिन करने लग जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान की जितनी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर हिंदुस्तान में है। हाँ जी। और वो डिग्री वाले तो बहुत कम है, लेकिन घर में सारे डॉक्टर ही हैं। हाँ जी, हाँ। तो हर घर में हर डॉक्टर एक ही सलाह देता है कि यार तुझे शायद ये कराना चाहिए या तेरा हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है। सो मैं चाहता हूँ आज के पॉडकास्ट में हम पूरी क्लैरिटी ले रहे हैं कि एक्चुअल में हेयर्स की अगर हम बात करें तो हेयर फॉल होता क्यों है, किसको ट्रांसप्लांट सजेस्टेड है, किसके लिए ट्रांसप्लांट नहीं है, क्या इसकी स्टेजेस होती हैं। सो एक एक करके सर सारी क्लैरिटी करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट ए टैबू। ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें हम पेशेंट को बेहोश वगैरह नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट फर्स्ट पेशेंट के मन में होता है कि मुझे बेहोश कर दिया जाएगा, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। दैट पेशेंट इज़ फुली अवेयर, लाइक वो अपना म्यूज़िक सुन सकता है, टीवी देख सकता है। तो इसको जो एनेस्थीसिया देते हैं वो एक तरह का लोकल एनेस्थीसिया होता है। लोकल एनेस्थीसिया मीन्स एक पर्टिकुलर पार्ट को हम एनेस्थाइज, इसको पंजाबी में सुन कहते हैं, कर सकते हैं। तो बेसिकली जब सुन कर देते हैं तो पेशेंट डजंट फील एनी पेन, और सुन करने में नॉट मोर देन 1 मिनट। इफ़ वी ग्रेड द पेन 1 to 10, 1 इज़ द मिनिमम, 10 इज़ द मैक्सिमम, तो उसको 2 या 3 ग्रेड पेन फील होती है, बट आफ्टर एनेस्थीसिया उसको कोई पेन फील नहीं होती। हाँ, बाल झड़ने के देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, देयर आर मोर देन 100 रीजंस, बट फर्स्ट थिंग इज़ द, अगर हम मेल्स की बात करें तो जेनेटिक रीज़न होता है। जेनेटिक मीन्स आपके फादर्स, फोर फादर्स, तो उनमें एक देयर इज़ अ हार्मोन विच कॉज हेयर फॉल, DHT बोलते हैं उसको। तो वो हेयर फॉल करता है, तो जनरेशन्स में वो कैरी करता है। तो बेसिकली उस चीज़ को कवर करने के लिए हम बैक ऑफ हेड से बाल लेते हैं। जो बैक ऑफ हेड से बाल होते हैं या बियर्ड के बाल होते हैं,
वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट, मतलब वो उन पे वो DHT मतलब जो हेयर फॉल कर रहा है वो हार्मोन उन पे असर नहीं करता, तो वहाँ से बाल लेके हम आगे लगा देते हैं। दैट विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। I can't say that will stay for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. It can stay for a long because some patients we have done 14 साल पहले किया था, अभी तक उनका फ़ोन नहीं, हमारे बाल झड़े हैं। दूसरा होता है, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो ही शुड फर्स्ट कंसल्ट, ही शुड नॉट गो डायरेक्टली फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं तो मेल फीमेल्स दोनों, तो कुछ बच्चे भी आते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम पहले एनालाइज करते हैं क्या रीज़न है। तो मोस्टली कुछ पेशेंट्स तो देखो मेडिसिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ होता है मेडिसिन प्लस थेरेपी से ठीक होते हैं, इसको PRP बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो 50 से 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स। फिर 2 सिटिंग्स के बाद हम एनालाइज करते हैं वेदर नीड्स अ थर्ड सिटिंग, उसको थर्ड सिटिंग चाहिए नहीं। और कुछ पेशेंट्स को वो स्टेज निकल जाती है जैसे मेडिसिन और थेरेपी की, तो उसके बाद हम वी आउट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। एक सिंपल क्वेश्चन अभी ये है कि अगर मैं कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, आई एम अ लेमैन, डिग्री आपके पास है, ठीक है, यू आर द लाइसेंस होल्डर, हाँ जी हाँ जी। बट मैं अगर सेल्फ एनालाइज करना चाहता हूँ कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है तो मैं किस स्टेज पे हूँ, तो मैं कोई ऐसा मीडियम है, कोई ऐसी वे है कि जिससे मैं एनालाइज कर पाऊँ कि मैं आज मेरा हेयर फॉल इस स्टेज पे है, और अगर यही बढ़ता गया तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट की स्टेज में आ जाऊँगा कि मैं मेडिसिन से क्योर कर सकता हूँ। क्या ये मैं सेल्फ एनालाइज कर सकता हूँ कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट ही करना पड़ेगा? देखिए, सेल्फ एनालाइजेशन इज़ अ गुड थिंग बट इट्स नॉट ए परफेक्ट थिंग। कुछ कंपनीज हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं स्टेज 1 2 3 4 हम वी कैन क्योर विद द जस्ट ड्रॉप्स, ठीक है। वो एक आपकी फ़ोटो देख के बता रहे हैं, उन्होंने आपके टेस्ट नहीं किए, उन्हें आपका हार्मोनल लेवल नहीं देखा, तो हाउ कैन यू से दैट? इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग ना। तो पेशेंट तो चला जाता है, जैसे एक आदिवासी तेल आया था, ठीक है, वो लोगों ने शुरू किया, 500 रुपये मिलता था, ठीक है, वो अब देखो उसकी ऐड नहीं आ रही। ऐसी और भी तेल हैं, ऐसे कुछ हैं। लोग पहले एक्चुअली हर किसी की मेंटालिटी होती है हमारा कम में सर जाए। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ वेरी सस्ता प्रोसीजर नहीं है, थोड़ा कॉस्टली तो होता ही है। इस लग्जरी प्रोसीजर, नॉट नेसेसिटी है, इस डिपेंड्स ऑन यू, इट्स नॉट ए एमरजेंसी आई विल से। तो कुछ लोग कहते हैं भी, वो कहते हैं पहले तेल ट्राई कर लें या कोई सोल्यूशन ट्राई कर लें, फिर मेडिसिन चलती हैं कई तरह की, वो ट्राई कर लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, विटामिन C ले लेते हैं, पर वो चीज़ें इफ़ यू डोंट शो ए डॉक्टर, देखो आई एम सेइंग ऑन द पॉडकास्ट, फॉर मी एनी पेशेंट कम फ्रॉम दिस वर्ल्ड आई विल डू फ्री कंसल्टेशन एंड आई एम डूइंग सिंस लास्ट 14 आई एम डूइंग फ्री कंसल्टेशन। तो देखो, एक कंसल्टेशन के लिए एक बंदा आया आपके पास, ठीक है, यू विल एडवाइज हिम, ठीक है, दिस इज़ योर जॉब। हाँ, ट्रीटमेंट है, यू चार्ज फॉर योर ट्रीटमेंट, बट कंसल्टेशन एक बंदा आपके पास चल के आया, इतनी दूर से आया, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेशेंट। जैसे आपने बताया आदिवासी तेल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, कुछ तो बिल्कुल देसी नेम के साथ है, हाँ जी। कुछ बहुत आज के डेट में ट्रेंडिंग नेम है, फॉर ऑब्वियस रीजंस वी कांट टेक देयर नेम्स। तो बहुत एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट होती है कि हम आपका हेयर फॉल रोक सकते हैं अगर आप ये मेडिसिन लेते हो, या हमारा ये शैम्पू यूज़ करते हो, या ये ऑयल यूज़ करते हो। इससे एक्चुअल में होता भी है कि दिस इज़ ओनली अ मिथ कि हाँ अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मे बी कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ही। तो इफ़ यू यूज दीज थिंग्स दैट विल इफेक्ट मे बी 2 to 5%, नॉट 40%। सपोज यू आर टोटली बॉल्ड फ्रॉम हेयर स्टेज 5-6 है, आई कैन बेट यू अप्लाई एनी ऑयल, anything, any shampoo. Suppose a plant is there, most of plants grow with the roots, some are without roots. If a plant is there, it has to be grown with the root. अगर वो hair follicle is just like a root, अगर वहाँ आपके रूट ही नहीं है तो वो कैसे ग्रो करेगा? हमारे पास कुछ बियर्ड्स के पेशेंट आते हैं, जैसे यंग पेशेंट है आफ्टर 20 years of age, वो कहते हैं सर हमारे पास ना बियर्ड, वी हैवंट ग्रोन बियर्ड्स सिंस लास्ट since we are in adulthood, late adulthood. Then I say just wait for another 2 years, up to 22 years or 23 years. So sometimes it happens with some कुछ की beard आ जाती है, after 23 or 24 नहीं आ पाती, तो because there are not follicles, no root ही नहीं है तो कैसे grow कर जाएगा? Then we advise them for a beard transplant. कुछ की eyebrows नहीं है, हाँ इसमें एक कंडीशन होती है, what is called alopecia areata, इससे थोड़ा टिपिकल सा नाम, दैट इज ऑटोम्यून। ऑटोम्यून क्या होता है? बॉडी हमारे ओन सेल्स दे ईट आवर ओन हेयर फॉलिकल्स, उसका
वर्ल्ड में ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट जैसे हमारे पास आते हैं, जैसे बचपन में माँ हमारे जूड़ा कस के बांध देती थी, पटका जोर से बांध देती, वो आगे से बाल उड़ जाते हैं और साइड से उड़ जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रैक्शन एलोपेशिया, मतलब खींचने से हमारा एलोपेशिया हो गया। तो उसके हमारे पास मोर देन 5000 पेशेंट हैं, ठीक है। दैट इज़ जस्ट फॉर आप खींचने से आपके बाल टूट गए, हमने पीछे से लगा दिए, वो तो ग्रोथ इतनी अच्छी आती है, वो बेटर देन देयर प्रीवियस ग्रोथ। तो सर अगर हम जनरल एक चीज़ में बात करें कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअल में किसके लिए है, अगर मैं बोलूँ कि ये अगर स्टेज है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, कौन सी स्टेज वो होगी? देखिए इसकी ना अकॉर्डिंग टू नॉरवुड एक क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से 6+ स्टेजेस हैं। स्टेज फर्स्ट से ही हेयर ट्रांसप्लांट शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं स्टेज फर्स्ट पे आपके बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। आपकी जैसे पेट में दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ही एडवाइस सम टेस्ट और अल्ट्रासाउंड समथिंग। जब तक हमें उसकी चीज़ की जड़ ही नहीं पता लगेगी तो हाउ कैन वी, अगर डायग्नोज ही नहीं होगा तो उसको ट्रीट कैसे कर पाएंगे। हाँ, स्टेज 1 to 6 होती है, आपकी किस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट है, वो हेयर ट्रांसप्लांट की स्टेजेस है। हाँ, उससे पहले अगर आपका हेयर फॉल है, माइनर है, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या थेरेपी से ठीक हो जाएगा। हमारे पास देखो 700-800 जो सिर्फ थेरेपी से ठीक हो गई, और उसमें से फीमेल रेशो इज़ 70 to 75%। सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब मेडिसिन, थेरेपी और एक चीज़ और होती है जो आपने बताया हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ जी, हाँ जी। तो इन तीन चीज़ों में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे कैसे होता है? नहीं, इट्स नॉट स्टेजेस। जैसे अभी आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, देयर इज नो विजिबल स्पेस इन द स्कैल्प हेड में विजुअल स्पेस नहीं है, अभी हमें कुछ दिख ही नहीं रहा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, हमें लग ही नहीं रहा। हमने उसका टेस्ट करा लिया, हार्मोन लेवल बेटर, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, उसका कैल्शियम नॉर्मल है, आयरन नॉर्मल है, विटामिन डी नॉर्मल है। सो जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ नॉर्मल ब्लड टेस्ट। नॉर्मल ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो उसका अगर नॉर्मल आया तो वी स्टार्ट विद जस्ट मेडिसिन जस्ट मोस्टली तो हम बायोटिन यूज़ करते हैं, बाकी देख लेते हैं उसको और कौन सी मेडिसिन चाहिए। तो ये मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी होते होंगे? बायोटिन हैज़ नो साइड इफेक्ट्स, इट्स जस्ट अ विटामिन ओनली। जैसे हम मल्टी विटामिन लेते हैं, वी हैव टू गिव इट डेली 1 टैबलेट है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा। एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, देयर इज नो साइड इफेक्ट। तो उसके बाद आप कहते हैं कि सेकंड स्टेज, उसके बाद अगर मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ रहा देन वी ऑप्ट फॉर थेरेपी। थेरेपी। हाँ जी। एंड थेरेपी में क्या चीज़ होती है? थेरेपी में वी कॉल इट PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी ऐड करते हैं हम, कुछ थेरेपीज हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं डायरेक्टली। तो वो दैट जस्ट टेक 50 आवर्स, आपका थोड़ा ब्लड लेते हैं हम, उसमें से प्लेटलेट्स निकाल के वो आपके स्कैल्प में हम इंजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली दैट प्रोवाइड्स अ न्यूट्रिशन, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, मतलब जो भी आपकी लोकल इन्फ्लामेशन उसको दूर करता है, प्लस ब्लड स्प्रे बढ़ाता है, तो उसका कई बार असर आ जाता है। मैं आपको बताया 700 to 800 केसेज ऐसे हैं। मतलब थेरेपी में भी नीडल्स यूज़ होंगी? हाँ, पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन देयर इज नो कटिंग ऑफ हेयर, नथिंग, तो यू कैन रिज्यूम योर वर्क इमीडिएटली। तो आपने कहा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो साइड इफेक्ट किसका है? नहीं, पेशेंट कह रहा है ना अभी मुझे थेरेपी साइड इफेक्ट होगा, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, उसका कोई कोई साइड side इफेक्ट effect नहीं। अच्छा। पेशेंट वहाँ से पूछता है PRP का साइड इफेक्ट है, तो हम कहते पर हैं सर अगर मैंने नीडल्स लगा ही ली, हम्म। मेरे हेयर्स, नीडल्स लगा रहे हो तो मतलब हेयर्स ही आप मेरे प्लांट कर रहे हो? ये नहीं, आप थेरेपी पूछ रहे हैं मैं थेरेपी की बात कर रहा हूँ। थेरेपी में उसमें कोई इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं, अच्छा कुछ प्लान नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ इंजेक्ट फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं, फ्लूइड इंजेक्ट हो रहा है, तो उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ करें। हाँ तो जी। मैंने उसके लिए जाना ही क्यों? मैं सीधा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चला जाऊँ, मैं क्यों थेरेपी के लिए जा रहा हूँ? नहीं सर, हमारे पास ना कुछ पेशेंट्स आते हैं तो दूसरे सेंटर से रेफर होकर भी आते हैं। वी आर रेफरल सेंटर बेसिकली। न्यू पेशेंट्स तो आते ही आते हैं, हमारे जो पहले करवा चुके हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना। और कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें उस डॉक्टर साहब ने, उस क्लिनिक ने या उस सेंटर ने हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बोला है। तो दिस इज़ 20% ऑफ एवरेज। तो मैं कहता हूँ सर देखो, अगर हम एक ट्राई कर लें कुछ केसेस में जिनमें थेरेपी से इफेक्ट आ सकता है, उनकी बात कर रहा हूँ। जो हेयर ट्रांसप्लांट डायरेक्ट है वो तो करेंगे हम, उसको गलत गाइड नहीं करेंगे हम, आप पहले थेरेपी कराओ, वाई टू वेस्ट द मनी, दैट इज़ वेरी माइन्यूट कॉस्ट। अगर आपको उससे फ़र्क पड़ गया तो आप वाई टू ऑप्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, जो डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें हम थेरेपी नहीं करेंगे, वी वॉन्ट एडवाइस। हाँ, जो पेशेंट थेरेपी से ठीक हो सकता है, जैसे कुछ फीमेल्स आती हैं हमारे पास, उनके होता है सेंट्रल एलोपेशिया, होता है सेंटर में होता है, थोड़ा साइड्स पे होता है, इन्वर्टेड टी शेप होता है एलोपेशिया। एलोपेशिया मीन्स हेयर फॉल, वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर जब लेट से चलो मैंने मान लिया कि मैं इस स्टेज पे हूँ कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो जो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के साथ मेरे हेयर्स आप ग्रो करेंगे, आइदर यू विल टेक फ्रॉम बैक साइड ऑफ माई स्कल्प, या आपने कहा बेड में से वो आप मैक्सिमम केसेस में यूज़ करते हो। जब हमने ये हेयर्स इंजेक्ट कर दिए, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया,
अब ये परमानेंट सोल्यूशन है कि इसमें भी चांसेस है कि इनका भी हेयर फॉल होगा? सर बेसिकली बट वी ट्रांसप्लांट बैक ऑफ हेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बियर्ड, ये जेनेटिकली रेजिस्टेंट होते हैं। जेनेटिकली रेजिस्टेंट मतलब जो हेयर फॉल हार्मोन करता है वो हार्मोन इन बालों पे एक्ट नहीं करता, इसलिए हम वहाँ से लेते हैं बाल। तो बेसिकली इनको ग्रो होने में इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन 3rd और 4th मंथ ऑफ आफ्टर ट्रांसप्लांट। 6 मंथ्स टू 1 ईयर में फुल ग्रोथ आ जाती है। हाँ, उसके बाद कई फैक्टर्स होते हैं जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर्स या कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। आपको फीवर हो गया, वायरल हो गया, उससे क्या होता है, या योर लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, या कोई और कंडीशंस है, आप डायबिटिक हो गए, तो वो कंडीशंस मैटर करती हैं। इफ़ यू कंट्रोल दोज थिंग्स तो वो मेंटेन हो। हाँ, 5 से 10% केसेस ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम वी आर डूइंग टेकिंग एवरी प्रिकॉशन बट यू आर टोल्ड स्टिल वी हैव हेयर फॉल। तो उसमें क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर उनमें क्या होता है, वाइटामिन या कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं। तो वो डेफिशिएंसीज हम उनसे पूछ के क्लिनिकली या टेस्ट करवा के वो जो भी डेफिशिएंसी पूरी करते हैं, दोबारा हेयर रीगेन हो जाता है। सर आपने अभी तक जितनी चीज़ें बताई ना, बहुत टू गुड टू बी ट्रू हैं। ठीक कि है, ठीक है जी, थेरेपी भी कराई जा सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया जा सकता है, कुछ खर्चा है वो खर्चा करके जो पर्सन जिसके हेयर्स नहीं हैं वो अपने ट्रांसप्लांट करा के हेयर्स लगवा सकता है। हाँ जी। अगर ये सारी चीज़ें इतनी पॉसिबल हैं तो फिर भी दुनिया में वो लोग ज़्यादा क्यों हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे, बोल्ड लुक लेके आज भी घूम रहे हैं, इस स्ट्रेस में रह रहे हैं कि यार मेरे हेयर्स नहीं है, इस स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरे बाल बहुत कम हैं। कई लोगों के साथ बॉलीवुड की तो मूवीज़ बन गई इस चीज़ के ऊपर कि 2 मूवीज़ हैं मेरे ख्याल से जो इसी केस के ऊपर बनी है कि हेयर्स नहीं है जी, तो बंदा इतना परेशान है। हर जगह एक होता है ना टैबू बना हुआ कि लोग छुप के मिलते हैं, यार मेरी इंसल्ट ना हो जाए। मैं अभी रिसेंटली वीडियो देख रहा था कि लैपटॉप के सामने जूम मीटिंग से आने में भी शर्मा रहे हैं, पब्लिकली अपीयरेंस में शर्माते कुछ हैं। लोग अपनी फोटो ना इतनी खिंचवाते हैं, ये आता नहीं उनका, स्कैल्प आता नहीं। स्कैल्प आता नहीं है, तो इतना ज़्यादा क्यों? फिर तो सिंपल सा प्रोसेस है ना, कुछ तो चीज़ ऐसी होगी जो उनको रोक रही है या जो उनको मुश्किल लग रही है। देखो फाइनेंस के अलावा, फाइनेंस के अलावा फर्स्ट थिंग इज़ योर चॉइस, हाउ यू वांट टू बी प्रेजेंट योरसेल्फ, आप कैसा सोसाइटी में दिखना चाहते हैं। ठीक है, जो आपने पहला क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इसकी ज्योग्राफिकली ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफिकली बहुत वेरिएशन है। जो मोस्टली हेयर ट्रांसप्लांट जो ऑप्शन है वो साउथ ईस्ट एशिया में करवाते हैं, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियंस, यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट का ज़्यादा। इफ़ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज़, स्टेट्स जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तो वो लोग ना केयर नहीं करते हैं इतना। केयर मीन्स दे डोंट बॉदर भी हम वी आर बॉल्ड और नॉट। आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जैसे जेसन स्टैथम की है या कुछ और है, रॉक है जैसे, बड़ी विन डीजल है। पीपल एक्सेप्ट दोज पीपल लाइक दैट ओनली। हाँ, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया वी डोंट एक्सेप्ट पीपल दोज हु आर बॉल्ड। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं 28 साल का हूँ एंड आई एम वेरी वेल क्वालिफाइड, बहुत बड़ी डिग्री है मेरे पास, मेरे बाल नहीं हैं। और एक दूसरा बंदा है मेरे साथ बैठा, जो मेरा फ्रेंड ही लगा लो, उसकी इतनी डिग्रियाँ नहीं है, उसकी इनकम इतनी नहीं है, पर उसके बाल हैं, ठीक है ना, और लुक ने थोड़ा स्मार्ट तो लगेगा ही। तो फिर बोथ गो फॉर मैट्रिमोनियल, आई विल बी रिजेक्टेड 100%। बिल्कुल ठीक है। If the same thing I go to Western countries, I will be accepted. So it is a geographical variation, how the people take you. हमारे यहाँ देखो बोलना नहीं चाहिए, हम छोटे होते थे तो कहते हैं गंजा आ रहा है, डजंट लुक नाइस, है ना, बिकॉज हम बोलने में कह देते हैं लोग, बट इट शुडंट बी देयर, बिकॉज हमारे यहाँ टैबू है। भी एक बंदा जिसके बाल नहीं है, गंजा है, तो अब हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, दोज हु आर अराउंड 25 ईयर्स एज, गोइंग टू बी मैरिड इन, शादी होने वाली है 7-8 महीने साल में या 2 साल बाद, वो आते हैं हमारे पास। यूएस से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी, सर हमारी शादी है प्लीज़ हेल्प कीजिए, तो हम उनके लगा देते हैं इफ़ दे नीड हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, तो उनके आ जाते हैं, तो लुक बहुत चेंज हो जाती है। तो कुछ लोग हमारे पास जैसे 25th एनिवर्सरी के बाद आते हैं, उससे पहले मतलब बाद नहीं, सॉरी पहले 1 साल पहले, सर मेरी 25th आ रही है, जब मेरी पहली यूनिवर्सिटी थी मेरे बाल थे, अब नहीं है, मेरी वाइफ कहती बाल लगा लो। तो ये एनालाइज दोज पेशेंट्स, नॉट पेशेंट्स, उनको पेशेंट नहीं कहेंगे, पर्सन कहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट पेशेंट, दे आर वेरी हेल्दी, है ना। उनको देखते हैं, हाँ जी सर आपका हो सकता है तो करवा लीजिए इफ़ यू वांट, है ना, करवाते हैं, दे आर हैप्पी। तो मेरे पास तो कुछ पेशेंट्स
पर्सन्स ऐसे भी हैं, दोज हु इनवाइट मी फॉर द मैरिजेस इन लाइक लंदन, यूएस। सर कहते हैं हम आपकी टिकट देते हैं, आप आइए हमारे पास, और वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव डन फॉर अस। पर सर उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो नहीं करवा रहे, हाँ, there is देन always- जिनकी जो करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? सर ये एक स्टिग्मा है जो, और ये तादाद पिछले 15 सालों से कम हुई है जो नहीं करवा रहे, करवाने वाले ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू लास्ट 10 ईयर्स। पहले दिस वाज स्टिग्मा, टैबू, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे। फर्स्ट थिंग वो कहते हैं हमारे ब्रेन में कुछ ना हो जाए। उनको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ब्रेन इज़ बिलो द स्कल, स्कल बोन होती है ना, उसके ऊपर लेयर्स है, हमारी स्किन लेयर्स हैं, ठीक है ना, पेरियोस्टियम है, ठीक है ना, एपिन्यूरोटिक स्पेस है, तो ठीक है ना, नीचे स्कल है। इफ़ यू हैव टू गो इनटू द ब्रेन, आई हैव टू यूज़ ए ड्रिल मशीन और वेरी हार्ड इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर वेरी माइन्यूट नीडल्स, वो तो स्किन में रह जाती हैं। फर्स्ट थिंग उनको होता है ब्रेन में ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, एक क्वेश्चन होता है, जैसे एक पेशेंट कहता है आई हैव ए माइग्रेन विच इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, भी मेरा माइग्रेन बढ़ तो नहीं जाएगा, कम नहीं हो जाएगा? आई से ना आपका कम होगा ना बढ़ेगा, इट विल स्टे देयर, यू टेक एंटी माइग्रेन टैबलेट्स, बट हेयर ट्रांसप्लांट डिफरेंट थिंग, इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास कुछ कार्डियक पेशेंट्स भी आते हैं, तो फर्स्ट उनसे हम, कार्डियक मीन्स हार्ट वाले पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उनसे हम कहते हैं भी आप पहले अपना कार्डियक का वैल्यूएशन करवाएं, क्लियरेंस करवाएं, अगर वो सब कुछ सही है तो हम कर देते हैं। सर जो पेन की बात करी आपने कि हाँ। सपोज वो नीडल्स लगा रहे हैं तो पेन होती है, माइग्रेन का भी आपने अभी जिक्र किया कि माइग्रेन ना बढ़ने वाली है ना कम होने वाली है। आपने ये भी बताया कि 1 से 10 डिग्री में अगर नापा जाए पेन को तो 2 to 3 डिग्रीज होती हैं, वो भी बिफोर एनेस्थीसिया, आफ्टर During anesthesia. ड्यूरिंग एनेस्थीसिया 2 to 3 पैरामीटर में हम उसको जज कर सकते हैं। एनी पेन, हाँ, जीरो। एनेस्थीसिया में कोई जीरो पेन है, कोई फील नहीं होगा। आफ्टर एनेस्थीसिया जब मैं नॉर्मल लाइफ में आ जाऊंगा, अब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट, आज मैं आपके पास आया, ठीक है जी, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, नाउ आई एम बैक टू द नॉर्मल वर्ल्ड। ठीक है। अब उस केस में मेरे लिए कितना पेनफुल वो डेज जाने वाले हैं और कितने दिन पेनफुल जाने वाले हैं? ठीक है जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय, हर कोई पूछता है, 100% पेशेंट पूछते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम एनास्थेसिस कर देते हैं ना, पहले बैक को करते हैं, फ्रंट जहाँ लगाने होते हैं, तो वी गिव एनास्थेसिस इन दैट टाइप, जो स्किन की हीलिंग होती है 4-5 डेज में हो जाती है। जब तक हीलिंग होती है उसका इफेक्ट रहता है एनास्थेसिया का। इफेक्ट मीन्स वो पार्ट नम रहेगा, जब वो स्किन हील हो जाएगी, प्रॉपर हील हो जाएगी, वोंट फील एनी पेन इन दोज ऑल डेज। हाँ, माइन्यूट पेन के लिए हम थोड़े से एंटी इन्फ्लामेटरी या थोड़े से पेन, माइल्ड पेन किलर्स देते हैं, डेफिनेटली नहीं होती। सर मेरे एक procedure. नोन है, उन्होंने अभी रिसेंटली ट्रांसप्लांट कराया है, तो पंजाबी आदमी था ना, जब दर्द होती है तो पंजाब में हाँ जी, हाँ जी। गालियां मुंह से पहले निकलती हाँ, हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहते मैं जब मैं गया, मैंने करवाया तो मुझे ये कहा गया था कि पेन बिल्कुल नहीं होगी, हाँ, लेकिन मैं जब करवा के आया तो वो 3 दिन बंदा काम पे नहीं आ पाया, ठीक है। सिर्फ इस पॉइंट पे कि यार मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है, इतनी नीडल्स लगा दी, इतनी पेन हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, कि कहते हैं कि पेनफुल नहीं है। हाँ। अब इसके पीछे क्या, आप कंट्राडिक्टरी हो रहे हो स्टेटमेंट से। जो रियल कस्टमर है, मैं क्लियर बता रहा हूँ सर, मेरे नोन में भाई जैसा है मेरा, ठीक है जी, ठीक है। वो क्लियरली उसने मुझे बताया कि मैं बहुत पेन में रहा हूँ, और मेरे लिए भी उसको देखना इन पेन वाज वेरी क्रिटिकल, कि यार क्योंकि खुद का दोस्त को आप देख रहे मैं हो कि इसके pain आपको में है। एग्जांपल देना चाहूँगा। और तो समझते हैं हम, हड्डियों का ट्रीटमेंट होता है, हाँ ठीक है जी। हड्डियों का ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी स्किलफुल जॉब। आप उसमें प्लेट लगानी है, नेलिंग करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द डॉक्टर, ठीक है जी। इसमें जो हम एनेस्थीसिया देते हैं और जो हम डोजेज यूज़ करते हैं, मोस्टली जो भी करते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट, उनको ये नहीं पता होता हमें डोज कितनी देनी है। डोज इज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, हम बॉडी वेट के हिसाब से डोज देते, कम दोगे तो असर कम होगा, ज़्यादा देगा तो साइड इफेक्ट होगा। हम बॉडी वेट के हिसाब से उसको डोज देते हैं, वो डोज का इफेक्ट रहता है। जो आप कह रहे हो, दैट पेशेंट इज़ डन बाय अ लैक ऑफ एक्सपर्टाइज पर्सनल, तो उनका लैब, हमारे पास आज तक एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है, नॉट इवन वन, जो कहता है मेरा तो बुरा हाल हो गया जी। हम तो, मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं, वो अपना बैग लेके आते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ 2 दिन रहेंगे जलंधर में, वो यहीं से हम फ्लाइट लेके चले जाएंगे। तो आप बताइए उस केस में, देयर आर लॉट ऑफ केसेस, आई कैन गिव यू द फोन नंबर आल्सो, यू कैन डायरेक्टली चैट एंड कॉल टू देम। तो आप ये कह रहे हैं बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है? नहीं जी, नहीं, पेनफुल प्रोसेस इज ओनली फॉर फर्स्ट 1 मिनट, दैट इज अ 2 to 3 डिग्री। देखो, जो हार्ट की पेन होती है 10/10 मानो, ठीक है, किडनी स्टोन की होती है 8/10, तो ये 2 to, डेंटल पेन होती है 6 to 10, ये 2 to 3 है, वेरी माइन्यूट पेन।
तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, डिपेंड्स आपका सहने का लेवल कितना है। कुछ लोग तो कहते हैं डॉक्टर साहब हो गया, पता ही नहीं चला। कुछ कहते हैं थोड़ा सा हुआ, कहते हैं अब सुनोगे अब कुछ नहीं पता चल रहा। सर आपने ना अभी एक चीज़ बताई कि अब ये ट्रेंड बन रहा है कि लोग ज़्यादा करवाने वाले ज़्यादा हो रहे हैं और वो कम तादाद हो रही है कि जो लोग ऐसे नहीं रहना चाहते, उनको सिंपली पता लग रहा है कि मुझे अब करवाना है। तो अगर वो सिंपली करवाने की तरफ जा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपकी इंडस्ट्री में फ्रॉड भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। सो आपकी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये सच है कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी हैं जो फेक कमिटमेंट्स कर रहे हैं, लीगली ऑथराइज नहीं है, फिर भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? और एक पेशेंट तो नहीं कह सकते, एक कस्टमर जो एक्चुअल में एक पर्सन जिसको रिक्वायरमेंट है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन मैं किसी गलत पर्सन के हाथ ना आ जाऊं। जैसे आपने यही बताया कि मेरे अगर दोस्त ने कराया तो वो माइट भी गलत था, जिसके पास गए उसको आइडिया ही नहीं था कि एक्चुअल में कितना एनेस्थीसिया देना है। तो इस वजह से वो 3 दिन अपने बिजनेस से भी छुट्टी नहीं ले पाया, सॉरी बिजनेस से भी छुट्टी लेनी पड़ी, प्लस पेन भी सहनी पड़ी। तो वो तो गलत जगह पे फंस गया ना। तो वो कैसे एनालाइज करे कि यार ये सही यार ये गलत है? ठीक है, एक 27 साल का लड़का कह रहा है 12 साल से काम कर रहा हूँ, या 30 साल की एक लड़की कह रही है मैं 15 साल से काम कर रही हूँ। 25 साल में तो MBBS होती है, उसका MD होती है, फिर फेलोशिप्स होती है, फिर आपको सेटअप करने में टाइम लगता है। दैट इज़ द 33-35 ईयर्स एज में सब सेटअप होते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको एक्सपर्टाइज देखना चाहिए। अगर कोई नया पेशेंट है, अगर वो रेफरल भी है तो एक बार जस्ट उसकी डिग्री चेक कर ले। तो फर्स्ट थिंग आप मैं तो यही एडवाइस करूँगा भी जहाँ भी आप जा रहे हैं डॉक्टर की डिग्री चेक करें, उसका एक्सपर्टाइज चेक करें, उसका एक्सपीरियंस चेक करें, और उसके जो प्रीवियस जो उन्होंने काम किया है वो देखें। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा अगर कोई अपना सब कुछ सही रखना चाहता है, ही शुड लुक दोज थिंग्स। सर जो हम हेयर्स ट्रांसप्लांट के थ्रू लगाते हैं, कितने नेचुरल वो दिखते हैं ऑन पर्सनैलिटी? वो बिल्कुल 100% नेचुरल हो जाते हैं या उसको टाइम लगता है पूरी नेचुरलशिप लेने में? देखो, रीग्रो होने में टाइम लगता है, 3rd और 4th मंथ में रीग्रोथ स्टार्ट होती है। फिर वो डिपेंड करता है हर एक का ग्रोथ फेज पे ना, कईयों का ग्रोथ फेज फास्ट होता है, कहीं स्लो होता है, पर 6 to 8 मंथ्स में या मैक्सिमम 1 ईयर में उनके बाल आ जाते हैं। वो नेचुरल की तरह होते हैं। हाँ, वो नेचुरल लगते हैं। वो सेकंड वही कह रहा हूँ ना, एक्सपर्टाइज डिपेंड करता है किस डॉक्टर ने लगाए हैं। कईयों को नेचुरल नहीं लगता है। इफ़ यू सी माई केसेस, you won't find any difference between the previous hair and transplanted hair. It totally look natural and you don't find any pinpoint space. आपको एक भी स्पेस नहीं मिलेगा बालों में। सर ये तो फिर बहुत ही प्रिसीजन वाला काम हो गया कि मतलब ढूंढ के ये चीज़ करवाने वाली चीज़ होगी कि इससे ही करवाना है। इट्स वेरी प्रिसीजन। कोई समय सारा दिन हेड डाउन करके बैठना पड़ता है। इट्स वेरी लेबोरियस जॉब, टेक्निकल जॉब। इसमें मेंटली थकावट ज़्यादा होती है, फिजिकली कम होती है। सर अगर हम जेंडर वाइज इसको डिवाइड करें, मेल्स ज़्यादा इसके लिए जा रहे हैं आज की डेट में कि फीमेल्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं? फीमेल की जो नंबर और संख्या है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेल बॉल्डनेस। मेल में बॉल्डनेस ज़्यादा होती है। फीमेल में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हेयर प्रोटेक्टिव होते हैं और कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होते हैं, हार्ट प्रोटेक्ट भी करते हैं। मेल में थोड़े स्ट्रेसफुल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, इस कारण हेयर फॉल ज़्यादा होता है। सर मेरे ना कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं चाहूँगा कि जल्दी में हम आंसर करें ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी पता लगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो कॉमन क्वेश्चन है कि हर एक दूसरे बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चंस आते होंगे कि यार ये चीज़ होती है तो ये इस वजह से है। क्या हमें हर रोज़ शैम्पू करना चाहिए? शैम्पू इज जैसे क्लींजिंग एजेंट जो आपका डर्ट वगैरह, पोल्यूशन वगैरह उससे क्लीन करता है। तो मोस्टली एडवाइज यूज़ एनी गुड कंडीशनर विद शैम्पू। कंडीशनर क्या आपको नरिशमेंट देता है। हाँ, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेरी सून यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन और एनी हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपका हेयर फॉल कर रही हैं। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि तेरे डैंड्रफ हो गया, ठीक है, डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो गया। एंड बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कि डैंड्रफ फ्री शैम्पू, इसको बाई कीजिए और आपके डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। हाउ ट्रू इज़ दिस? क्या वो यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हाँ, कैसे डैंड्रफ को रोका जा सकता है या कैसे सिक्योर किया जा सकता है? और मैं उन लोगों की बात भी कर रहा हूँ जो भी हेयर फॉल जिनका होना शुरू नहीं हुआ एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग डैंड्रफ, और उनकी भी जिनका हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहा है। देखिए, डैंड्रफ एक ऐसी कंडीशन है, ये बॉडी से कभी जाती नहीं है, ये रीअकर होती है, बार बार आती है। ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल इट एंड प्रिवेंट इट बट नॉट फुली लाइक क्लियर इरेडिकेट फ्रॉम आवर बॉडी। हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए देखो शैम्पूज आते हैं। जैसे कंपनी आती है वो कहती है मेरे शैम्पू में एंटी डैंड्रफ है, ठीक है, उसको एक बार लगा के देख लो,
2 बार लगा लो, डेली नहीं लगाना होता, 3 या 4 डेज या 5 डेज़ का लगाना होता है। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज डैंड्रफ भी एक तरह का नहीं होता, ठीक है, 3 तरह का होता है डैंड्रफ। तो वी हैव टू सी विच काइंड ऑफ डैंड्रफ इज़ दिस। तो उस हिसाब से हम उसको टॉपिकल मीन्स लगाने के लिए वो एडवाइस देते हैं, आप ये लगाइए तो यू विल बी क्योर्ड। सर दूसरा कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि बारिशें शुरू हो गई हैं, अब ठीक है। अगले 2 महीनों में बारिशों का सीज़न आने वाला है, बारिशों के दिन में हेयर फॉल होता ही होता है, हाउ ट्रू इज़ दिस? देखिए, ये एक तो मिथ भी है और एक ट्रू भी है, दोनों चीज़ें इसमें। ऐसे नहीं हर पर्सन का हेयर फॉल होता है, कुछ का होता है। तो अगर हेयर फॉल हो भी रहा है तो मोस्ट केसेस में इट इज़ अ ट्रांजिएंट और टेम्परेरी थिंग। व्हेन द रेनी सीजन गोज द हेयर कम्स बैक। हाँ, अगर आपका मोर देन 100 to 150 स्ट्रैंड्स पर डे ज़्यादा है तो यू शुड इमीडिएटली कंसर्न, भी कुछ और कंडीशंस हैं विच कॉज हेयर फॉल, नॉट द मॉइस्चर ऑफ द रेन और एनीथिंग एल्स। सर जिस पानी से हम नहा रहे हैं, शावर ले रहे हैं, उससे भी हेयर फॉल हो सकता है कि नहीं? हाँ जी, जैसे इफ़ यू गो टू कैनेडियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज, उनका जो वाटर है ना, तो वो थोड़ा हार्ड वाटर है उनका। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज़ दैट, बट दैट कॉजेज हेयर फॉल, मोस्टली पेशेंट्स कहते हैं। एंड दे यूज़ हॉट वाटर ऑल्सो ऑन द स्कैल्प, ऑन द हेड। हमारे यहाँ देखो नेचुरल वाटर है, रिवर वाटर है, तो वाटर इज़ द मेन थिंग। अ बॉडी 70% वाटर, वो तो हमारे अंदर है। चलो हम बाहर से जो वाटर यूज़ करते हैं, इट शुड बी सॉफ्ट वाटर। तो बेसिकली आई एडवाइज एवरीवन, अगर आपके पास सॉफ्ट वाटर नहीं है तो इफ़ यू कैन अफोर्ड यू शुड वॉश विद मिनरलाइज्ड बॉटल। और अगर आप कर सकते हैं तो घर में एक वाटर सॉफ्टनर लगवाइए जिससे वाटर सॉफ्ट हो और उसका TDS कम हो। तो अब देखिए, अब आप उधर मालवा रीजन में जाएंगे, बठिंडा रीजन में जाएंगे, a lot of cancerous patients due to water only। अगर वाटर कैंसर कर सकता तो हेयर फॉल क्यों नहीं कर सकता? सो मतलब पानी एक मेजर रीज़न मान सकते हैं हेयर फॉल का? हाँ जी, डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर। अच्छा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाँ जी, मतलब हाँ जिन्होंने सर आज तक लगाया ही नहीं, उनको पता ही नहीं वाटर सॉफ्टनर क्या हाँ है। जी। मुझे भी रिसेंटली ये चीज़ पता लगी, आपने रिकॉल हाँ करवा जी, दिया हाँ मुझे। कन्वर्सेशन चल रही थी, उसने हाँ, बोला हाँ। कि मैंने वाटर सॉफ्टनर यूज़ करना शुरू किया, हाँ जी, लगवाया, हाँ जी, तो कि ये चीज़ रहे, तो मैंने इमीडिएटली नोट कर लिया अपने नोट पैड हाँ जी, हाँ में ये एक चीज़ नहीं भी नहीं, है। ऐसा इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस यू शुड यू वाटर सॉफ्टनर। और ये चेक कैसे किया जा सकता है कि सर ये मेरा पानी मुझे नुकसान दे रहा है कि नहीं दे रहा? वो उसकी टेक्निकलिटी होती है, वो आपके जो सॉफ्टनर वाले जो लगा के जाते हैं वो आपका मेजर करते हैं, दिस इज सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। ये हमने बात कर ली कि हेयर ट्रांसप्लांट किसको कराना चाहिए, हमने ये भी समझ लिया हेयर फॉल होता क्यों है और क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, क्या उसके मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए। कौन है वो जो हेयर ट्रांसप्लांट करा ही नहीं सकते, कि जिनके लिए ये चीज़ है ही नहीं, अगर वो सोच रहे हैं कि मुझे ये कराना है तो वो पहले से सोच रहे हैं भाई तुम नहीं करा सकते? सर एलोपेशिया एक वर्ड है, एलोपेशिया मीन्स नो हेयर और हेयर लॉस ना। एक होता है सर स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया होता है भी स्किन थिक हो जाती है, स्कार्स हो जाते हैं, उसके कई रीज़न होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल साइकेट्रिकल एलोपेशिया होता है, एक लाइकन प्लानोपोलैरिस होता है। तो उसमें स्कार्स थिक हो जाती है स्किन, वो पेशेंट को खुद नहीं पता होता। एक एलोपेशिया एरियाटा होता है, ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, ऑटोइम्यून होता है, उसमें तो कोई क्योर ही नहीं है। हाँ, जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, जिसमें हम करते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने जो कहता है हेयर फॉल हो रहा है ड्यू टू हार्मोन, विच कॉल्ड एंड्रोजन एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ठीक है। तो स्कारिंग एलोपेशिया में क्या होता है, जैसे आपके बर्न हुआ है, एक्सपोज बर्न पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं बर्न हो गया, मुंह पे हो गया, यहाँ हो गया, तब उनका देखते हैं उनका स्कार का लेवल कितना है, थिकनेस देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इफ द स्कार इज मोर, देयर इज नो ब्लड सप्लाई, तो उसको हम। तो इसमें एज फैक्टर भी है कि इतनी एज के बाद नहीं करवाया जा सकता? एज इज़ डिफरेंट थिंग, हेयर एज इज़ डिफरेंट थिंग। आपकी बायोलॉजिकल एज एंड हेयर एज इज़ द बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास 74 ईयर्स वाले पेशेंट्स भी आते हैं, जो बट आई हैव डन द मेल पर्सन 74 ईयर्स ऑफ एज आई हैव डन द हेयर ट्रांसप्लांट। हमारे पास रिकॉर्ड भी है उसका, तो ठीक है उसका, बिकॉज उसके हेयर हेल्दी थे। और हमारे पास कुछ 21-22 साल के भी आते हैं, उनके हेयर हेल्दी नहीं होते। सो बोथ आर डिफरेंट फैक्टर्स। सर हेयर हेल्दी ना होने का वजह क्या है? फूड इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सेकंड इज़ द लाइक आपके पहले से मतलब हार्मोन्स होते हैं, आपकी डाइट हो गया, स्ट्रेस हो गया, पोल्यूशन लेवल हो गया, आपके कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या कोई ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है,
और आपका कोई मतलब ऐसे कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कुछ हमारे पास कीमोथेरेपी पेशेंट्स आते हैं, वी आस्क देम हैव यू डन योर कीमोथेरेपी सेशंस, कुछ को साल लगता है 2 साल लगता है, ठीक है ना, वो कहते हैं वी नीड टू रीग्रो द हेयर, तो उसमें हम एनालाइज करते हैं, तो कुछ में हमने कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स भी गए व्हेन दे आर फुली ट्रीटेड विद देयर डिजीज़, तो वो भी हो जाते हैं। सर लास्ट में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थैंक यू। जो मेरे लिए भी न्यू थी और मेरे अपने मिथ्स भी थे कि यार ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं, तो आपने क्लियर किए हैं। लास्ट में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, उनके दिल में ख्याल आया कि हाँ यार मुझे ये करवानी है चीज़, मैं बहुत बोल्डनेस फेस कर चुका हूँ, बहुत लोगों के रिमार्क्स फेस कर चुका हूँ, आई वॉन्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट नाउ एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस स्टेप, बट कहीं ना कहीं फिर भी मन में डर है कि यार मैं करूँ कि ना करूँ, कहीं फंसे हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप किसी लूप में फंसे हुए हैं, आप उनको एक लूप में निकालने के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जो लूप में फंसे हैं, फर्स्ट थिंग ही शुड कंसल्ट मी और माय सेंटर, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कैन डू, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हमारे पास आकर भी कर सकते हैं, या हमें मैसेज भेज के कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो इससे फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको इस लूप में निकालने की कोशिश करेंगे। उनकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी और जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, विल उसको पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमारा तो यही है भी हर किसी का भला हो, ठीक है ना, तो हम उनके इसमें पूरी हेल्प करेंगे, एनी काइंड ऑफ हेल्प। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और एक क्लैरिटी दी कि एक्चुअल में किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और किन को नहीं। बिल्कुल। और जो भी लोग, अगर आपके दिल में भी ये सवाल है कि आप बोल्डनेस से फेस कर रहे हैं, आप बोल्डनेस फेस कर रहे हैं, हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार मैं सोसाइटी में स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू माई पर्सनैलिटी, तो आपको एक स्टेप लेना है, सिर्फ आप एक स्टेप फर्दर लेके कंसल्ट कीजिए, किसी से भी कंसल्ट कीजिए, इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर। आज के पॉडकास्ट का मतलब ही ये था, रीज़न ही ये था कि हम ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये जो नई टेक्निक्स आ गई हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्या ये सेफ़ भी है कि नहीं। सो इट इज़ 100% सेफ प्रोसीजर। हाँ जी 100% सेफ है। सो इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। सो बस एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है आपका खुद का मोरल, आपकी खुद की विलनेस कि हाँ मुझे ये चीज़ करवानी है। अगर आप करवाना चाहते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं सर के साथ। सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि कंसल्टेशन इज़ फ्री। सो मैं तो हर बार एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर सलाह मुफ्त में मिल रही है तो क्यों नहीं लेनी, तो आपको कुछ मिलेगा ही, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। सो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ज़रूर एक बार सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, या किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाएं। और जो नेगेटिव रिमार्क्स, सॉरी बट ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, जो भी नेगेटिव रिमार्क्स आप फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन आपके पास ही है, बस आपको एक स्टेप फर्दर लेना है। सो आज के लिए इतना ही है, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।